फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कोरिया का नामिल शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था और वहाँ पे कई सारे टीनेजर्स लोग आए हुए थे। तभी आसमान से ढेर सारे शेल्स गिरते हैं और उन सेल के अंदर से पैरासाइट्स निकलते हैं जो कि इंसान के कान में घुस जाते हैं और उनकी बॉडी को कंट्रोल करने लगते हैं। एक बंदा जब बैठा होता है तो वो पैरासाइट उसके कान के रास्ते घुस के उसके माइंड पे कंट्रोल कर लेता है, और जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुलाती है डांस करने के लिए तो वो अपना पूरा चेहरा खोल लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक एक करके वो सबको मारने लगता है। उसके बाद हमें एक सुपर मार्केट दिखाया जाता है जहाँ पे सुइन नाम की लड़की काम किया करती थी। वो काउंटर पे होती है और तभी एक बंदा उसके पास आता है जो कि उसे एक सामान देता है, लेकिन उस पर टैग नहीं लगा हुआ था। तो वो उससे कहती है कि वो टैग लगवा कर लेकर आए। ये सुन के उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों की बहस हो जाती है। रात को काम खत्म करके सुइन जब अपने घर जा रही होती है तो वो बंदा उसको फॉलो करता है उससे बदला लेने के लिए, और वो उसकी स्कूटर को ठोकर मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर वो बंदा चाकू निकाल के उसे बुरी तरह स्टैब कर देता है जिससे सुइन जख्मी हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही वो नीचे गिर जाती है। जब बंदा उसके पास उसे मारने के लिए जाता है तो अचानक से कोई चीज़ उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी एक बंदा वहाँ पर आता है जो कि इस एक्सीडेंट को देखकर सुइन को हॉस्पिटल पहुँचाता है। हॉस्पिटल में सुइन से पूछताछ करने के लिए किम आता है जो कि एक सीनियर डिटेक्टिव था, और किम सुइन को बहुत पहले से जानता था कि दरअसल सुइन का जो पिता था वो उसे मारा पीटा करता था, इसीलिए बचपन में ही सुइन ने अपने पिता की रिपोर्ट लिखवा दी थी, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी और सुइन उसके चंगुल से आज़ाद हो पाई थी। और उस वक्त डिटेक्टिव किम ने ही उसे संभाला था और उसकी मदद करी थी। किम जब उसके पास जाता है तो उसे देखकर सुइन खुश हो जाती है और किम उससे पूछता है कि आखिर ये हमला उस पर कैसे हुआ। सुइन उन्हें सारी वारदात बताती है तो किम ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि उसकी बॉडी पे स्टैब के निशान थे ही नहीं। ये सुन के किम हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। किम जब वहाँ से जाने लगता है तो जूनियर डिटेक्टिव कांग वहाँ पर आता है जो कि उससे कहता है कि वो लेट हो गया क्योंकि वो चर्च गया था। ये सुन के किम कहता है कि आखिर वो कब से धार्मिक बन गया जो वो चर्च जाने लगा। उसके बाद हमें कांग वो दिखाया जाता है जो कि एक गैंग के लिए काम किया करता था और उसने एक बंदे की सुपारी ली थी उसे मारने के लिए। जब बंदा होटल में आता है तो वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मार पाता और उसके आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, जिसकी वजह से कांगू वहाँ से भाग निकलता है। उसके आदमी चारों तरफ कांगू को ढूंढने लगते हैं और उसके पास कोई जगह नहीं होती छुपने के लिए, इसीलिए उसका दोस्त उससे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं और चला जाए। ये सुन के कांगू अपनी बहनों के घर चला जाता है जहाँ पे उसकी बड़ी बहन और छोटी बहन रहा करती थी। जब वो घर पहुँचता है तो वो कहता है कि वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि उसकी बड़ी बहन काफ़ी अजीब तरह से बर्ताव कर रही है और वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही। तभी उसे एक ड्रॉर में उसकी छोटी बहन का फ़ोन मिलता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो फ़ोन रख के कहाँ पे गई होगी। उस फ़ोन के आखिरी नंबर पे कॉल करता है लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। तभी उसे वहाँ पर एक पैम्फलेट मिलता है जिसमें अजीब सा साइन बना हुआ था और ये देखकर वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इधर सुइन को हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया जाता है और जब वो बस में होती है तो डिटेक्टिव उसे फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। तो वो उससे कहती है कि सब कुछ ठीक है। तभी सुइन के कान में अजीब सी एको सुनाई देती है और वो एक बंदे की तरफ देखती है जो कि उसे घूर रहा था। वो उस बस में बैठ जाता है और उसे देखता ही रहता है, जिससे सुइन को काफ़ी अजीब लगता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर एक लड़की एक लड़के को लेकर एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में आती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है तो लड़का काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं। वो लड़की उनसे कहती है कि ये उनका शिकार है और ये सुन के वो सभी लोग अपना सर खोल लेते हैं और उस बंदे पे अटैक कर देते हैं उसे खाने के लिए, क्योंकि वो सभी पैरासाइट थे। तभी वहाँ पर पुलिस की एक स्पेशल टीम आती है जिसका नाम ग्रे टीम था और वो वहाँ पर आकर एक एक करके सारे पैरासाइट्स को मारने लगती है। एक पैरासाइट जब भाग रहा होता है तो उसे वहाँ पर दूसरे पैरासाइट के होने का एहसास होता है और जब वो वैन का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उन लोगों ने एक पैरासाइट को बंदी बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो जानते थे कि जब पैरासाइट आसपास होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके आसपास है, इसीलिए वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। इस ग्रे टीम को चोई नाम की बंदी लीड कर रही थी और जब वो पैरासाइट उसे छुड़ाने के लिए जाता है तो चोई वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो पैरासाइट किसी तरह बच जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो सभी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे उन्हें ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो पैरासाइट यहाँ पे लाके इंसानों को खाते थे। वहाँ पर एक साइन भी देख पाती है जो कि पैरासाइट्स ने बनाया था। रात को कांगू की बहन को कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है और कांगू को पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है। सुइन जब दूसरी बस पकड़ के उससे नीचे उतरती है तो उसे फिर से एहसास होता है कि उसके आसपास कोई और है और जब वो दूर देखती है तो वही आदमी था जो कि उसका पीछा करने लगता है।
तभी सुइन भागकर एक पुराने गराज के पास पहुंचती है, जहाँ पे वो आदमी उसे रोक लेता है और वहाँ पे कांगवू की बहन भी आ जाती है। वो दोनों अपने पैरासाइट रूप में आ जाते हैं और सुइन से कहते हैं कि वो उनकी गैंग में शामिल हो जाए, क्योंकि वो सभी इंसानों की दुनिया में राज करना चाहते हैं। सुइन बहुत ही डरी हुई होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी सुइन के मुंह के अंदर से एक टेंटिकल निकलता है, जिससे हम जान पाते हैं कि उसके अंदर भी पैरासाइट है। उसे ऑर्गेनाइजेशन का पैम्फलेट देते हैं और उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। कांगू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो सुइन की पैरासाइट उसे पकड़ लेती है और वो उसका नाम पढ़ लेती है और उससे कहती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार डालेगी। ये कह के वो बेहोश हो जाती है, और जब सुइन की आंखें खुलती हैं तो अपने आप को वहाँ पे पाके हैरान हो जाती है। उसके सामने कांगू बैठा होता है, जो कि उससे कहता है कि दरअसल उसके अंदर एक पैरासाइट मौजूद है। जब उस पर हमला हुआ था तो बुरी तरह इंजर्ड थी, और वो पैरासाइट उसी वक्त धरती पे आई और उसकी बॉडी में दाखिल हो गई। लेकिन उसको उसके ब्रेन को खाना था, लेकिन वो उसके ब्रेन को पूरी तरह नहीं खा पाई, क्योंकि पहले उसे ज़िंदा रहने के लिए उसकी बॉडी को हील करना था। इसीलिए उसने अपनी आधी शक्ति लगा दी उसकी बॉडी को हील करने में, और फिर वो उसके दिमाग को खाई, इसीलिए वो उसका आधा दिमाग ही खा पाई है, जिसकी वजह से वो अभी ह्यूमन भी है और पैरासाइट भी है। और वो पैरासाइट उसके दिमाग पे बहुत ही कम कब्जा कर पाई है, इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाती है जब भी उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। दोस्तों तभी सुइन को याद आता है कि जब उस बंदे ने उसे स्टैब किया था और वो नीचे गिर गई थी, तो एक पैरासाइट उसके कान में दाखिल हो गई थी और उसी पैरासाइट ने उस बंदे को जान से मार डाला था। उसके बाद सुइन अपने घर में जाती है और डायरी में लिखती है कि क्या उसके अंदर सच में कोई है। और जब वो कुछ देर बाद उठती है तो देखती है कि डायरी में कुछ लिखा हुआ है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसमें लिखा हुआ था कि कांगवू बिल्कुल सही कह रहा था। उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और उसकी बॉडी में कैसे आई। और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो उस डायरी को लेकर जाने लगती है। इधर ग्रे टीम ने वहाँ पर कैंप लगा दिया था और सबका चेकअप करके वहाँ पे मीटिंग होने वाली थी। डिटेक्टिव किम और डिटेक्टिव कांग भी वहाँ पर आते हैं और चोई उन सबको बैठने के लिए कहती है। उसके बाद वो अपना प्रेजेंटेशन देती है, जहाँ वो बताती है कि उनके वर्ल्ड में अब पैरासाइट्स आ गए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक प्रजाति होते हैं और ये स्पेस से आए हैं। ये पैरासाइट इंसान के अंदर कान या मुंह के रास्ते दाखिल हो जाते हैं और फिर वो उनके दिमाग को खा लेते हैं, जिससे वो उनके शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं। ये लोग इंसान का मांस खाते हैं और मौका आने पर ये अपने टेंटिकल्स निकालते हैं, जो कि इनके चेहरे को फाड़ के निकलता है। वो वहाँ पे एक मरे हुए पैरासाइट को भी दिखाती है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो बिल्कुल सच कह रही है। वो कहती है कि दुनिया में ऐसे कई सारे पैरासाइट हैं और उनकी टीम को यहाँ के पैरासाइट्स को ख़त्म करने का काम दिया गया है। इसीलिए वो नामिल पुलिस का साथ मांगती है, तो सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उन्हें ये भी बताती है कि इन्हें मारने के लिए इनके दिल को रोकना होगा, क्योंकि अगर इनका होस्ट मर जाएगा तो पैरासाइट भी मर जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे एक जिंदा पैरासाइट को लाती है, जिसने चेहरे पे उसने एक मेटेलिक मास्क लगाया हुआ था। वो उन्हें बताती है कि ये पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि उसका पति है और उसने इसे जिंदा पकड़ा था ताकि वो बाकी पैरासाइट्स को ढूंढ सके। दरअसल पैरासाइट जब एक दूसरे को देखते हैं तो उनके शरीर के अंदर कुछ तरंगे निकलती हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आसपास कोई पैरासाइट है या नहीं। और इस पैरासाइट का नाम उसने हंटिंग डॉग रखा हुआ है, क्योंकि ये उनकी मदद करता है बाकी पैरासाइट तक पहुंचने में। और उसे ये मास्क इसीलिए लगाया हुआ है ताकि वो अपने कंट्रोल में रहे। इधर सुइन उस डायरी को पढ़ती है, जहाँ उस पैरासाइट ने लिखा हुआ था कि वो उसकी बॉडी को अभी आधा ही ले पाई है, क्योंकि उसने पूरी शक्ति उसके बॉडी को हील करने में लगा दी थी और थोड़ी सी जो शक्ति बची थी वो उसके दिमाग पे काबू कर पाई। उसे एक वीडियो भी प्ले करने के लिए कहती है और जब वो अपने फ़ोन में वीडियो प्ले करती है तो वो अपना रूप देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और इसके साथ पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम कांगवू को देखते हैं, जो कि एक बाइक खरीदने आता है और वो बाइक वाला उसे देखकर पहचान जाता है, तो वो गैंग मेंबर्स को कॉल करके बता देता है कि वो यहाँ पे मौजूद है। तभी वहाँ पे गैंग मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि उस पर अटैक कर देते हैं और वो वहाँ से बाइक चुराकर तुरंत भाग निकलता है। उसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि वो रात को उससे मिले, उसे कुछ बात करनी है। इधर डिटेक्टिव कांग चोई के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो वो उसकी बुक पे क्या ऑटोग्राफ ले सकता है। तो चोई ऑटोग्राफ दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चोई हाल ही में हुए केसेस की सारी रिपोर्ट फाइल्स चेक करने लगती है, जिसके अंदर सुइन के केस की फाइल भी मौजूद थी। सुइन जो अपने काम पे होती है तो डिटेक्टिव किम उससे मिलने के लिए आता है और सुइन जब उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों दरअसल डिटेक्टिव कांग वहाँ पे पता करने आया था कि वो पैरासाइट है या नहीं, क्योंकि उसे उस पर शक हो रहा था कि इतनी जल्दी वो हील कैसे हो गई। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था और उस पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वो कन्फर्म करना चाहता था कि वो पैरासाइट है या नहीं। चोई ने उन सबको बताया था कि पैरासाइट के बाल का टुकड़ा अगर वो लेंगे तो वो बाल सूख जाएगा, जिससे उन्हें पता चल सकता है कि कोई पैरासाइट है या नहीं।
इसीलिए किम उसका एक बाल तोड़ देता है और वो देखता है कि उसका बाल सूखा नहीं है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद वो उसे गिफ्ट के तौर पे एक की चेन देता है और उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। इधर कांगू उस चर्च के पास पहुंचता है जहाँ पे उसकी बहन अक्सर जाया करती थी, और वहाँ पर एक बड़ा सा वेयर हाउस देखता है जिसके अंदर वो जाना चाहता है। इधर सुइन के पास वो दोनों पैरासाइट्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि पैस्टर ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। वो सारे पैरासाइट उस रात को उस चर्च में मिलने वाले थे और वो सब जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो पैस्टर अपनी स्पीच देता है। दोस्तों, पैस्टर भी एक पैरासाइट था, लेकिन उसमें लीडर क्वालिटी थी और ये सारे पैरासाइट उसकी बात मान रहे थे। वो उन सब से कहता है कि उसे सूत्रों से पता चला है कि उन सब के पास एक हंटिंग डॉग है, इसीलिए उन लोगों को उस हंटिंग डॉग को जान से मारना पड़ेगा, वरना वो लोग उनका पीछा हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। इधर कांगू उस वेयर हाउस में घुस जाता है जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे कई सारी लाशें पड़ी हैं, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने वहाँ पे उनकी लाशों को प्रिजर्व करके रखा हुआ था ताकि वो उन्हें खा सकें। तभी वहाँ पर एक पैरासाइट आ जाता है, जिसे लगता है कि वहाँ पे कोई मौजूद है, तो वो उसे ढूंढने लगता है। लेकिन कांगू जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो अचानक से उसकी नज़र एक लाश पे पड़ती है जो कि उसकी छोटी बहन की लाश थी, और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और रोने लगता है। वो पैरासाइट से बदला लेने के लिए उस पैरासाइट पे वार कर देता है और उसे लॉक करके वो वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। तभी पैस्टर सभी पैरासाइट्स को बोलता है कि यहाँ पे एक इंसान घुस आया है और वो सभी उसे पकड़ें और जान से मार डालें। वो सभी पैरासाइट उसके पीछे लग जाते हैं उसे जान से मारने के लिए, और तभी वहाँ पर वो गैंग मेंबर्स आके कांगू को पकड़ लेते हैं। लेकिन कांगू उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना वो क्रीचर्स उन्हें मार डालेंगे। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वो क्रीचर एक एक करके सबको मारने लगते हैं। कांगू ये देखकर भागता है और तभी उसे सुइन मिलती है, जो कि उसे अपने साथ ले जाने लगती है ताकि उसकी जान वो बचा सके। डिटेक्टिव किम ने सुइन को जो की चेन दी होती है, वो की चेन चर्च में ही गिर गई थी, लेकिन सुइन को इसके बारे में पता नहीं था। एक पैरासाइट सुइन और कांगू का पीछा करता है उन्हें जान से मारने के लिए, क्योंकि वो जान चुका था कि सुइन उनका साथ नहीं देने वाली। कांगू और सुइन उसके दोस्त के पास पहुंचते हैं जो कि उनका इंतज़ार कर रहा था, और वो गाड़ी लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कांगू अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर उनको कैसे पता चल रहा है कि वो कहाँ पर है, तो उसका दोस्त चाकू निकालता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे कांगू समझ जाता है कि उसे खुद के गैंग मेंबर्स ही उसे मारना चाहते हैं। उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और तभी वहाँ पर वो पैरासाइट उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है, तो सुइन भी पैरासाइट बन के उससे लड़ती है। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका दोस्त जख्मी हो जाता है, और जब कांगू उसे उठाता है तो उसका दोस्त उससे माफ़ी मांगता है उसे बिट्रे करने के लिए। वो पैरासाइट सुइन से कहता है कि वो उनकी प्रजाति के लिए एक खतरा है, इसीलिए वो पैस्टर को जाके सारी बात बताने जा रहा है। लेकिन जब वो उड़ता है तो सुइन उसे पकड़ के पटक देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और अपने असली फॉर्म में आती है, जहाँ वो देखती है कि कांगू खतरे में है, तो वो उसके पास जाके उसकी जान बचाती है। इधर जोई जब सुइन की फाइल पढ़ती है तो उसे पता चल जाता है कि सुइन के अंदर पैरासाइट है, और इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चोई का पति पैरासाइट कैसे बना। दरअसल वो दोनों सुपरमार्केट गए हुए थे कुछ सामान खरीदने के लिए, और चोई अंदर कुछ सामान भूल गई थी, तो वो सुपरमार्केट के अंदर चली गई थी। उसका पति जब वहाँ पर था तो उसकी कार पर एक पैरासाइट गिरा जिसने उसके शरीर पर हमला कर दिया, और उसका पति जब सुपरमार्केट में आया तो वो एक एक करके सबको मारने लगा। चोई ने उसे रोकने की कोशिश करी तो उसने चोई पे भी अटैक कर दिया था, जिससे चोइन का एक कान कट गया था, और चोई ये देखकर समझ गई थी कि वो उसका पति बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो अब एक जानलेवा क्रीचर बन चुका है। इसीलिए वो उससे लड़ी और उसे एक फ्रीज़र में बंद कर दिया, और तब से ही वो उसे हंटिंग डॉग के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इधर प्रेजेंट में सुइन और कांगू एक होटल में रुके हुए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनकी जान को खतरा है। कांगू उससे कहता है कि उन्हें पुलिस को उन लोगों की प्लानिंग के बारे में बताना होगा, तो सुइन उससे कहती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर को जानती है जो कि ईमानदार है और वो उनकी बात ज़रूर सुनेगा। उसके बाद दोनों डिटेक्टिव किम को कॉल करते हैं और कांगू उसे पैरासाइट के अड्डे के बारे में बता देता है। ये सुनकर किम हैरान हो जाता है और डिटेक्टिव कांग के पास जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि उसे ऐसा कॉल आया था जिसके बारे में वो चोई को बताने के लिए जा रहा है। जब वो चोई को इस बारे में बताता है तो चोई उससे कहती है कि आखिर वो उसकी बात का विश्वास क्यों करे, क्योंकि ऐसे तो कोई भी रैंडम बंदा उसे कॉल कर सकता है। तभी चोई को उसकी टीम से पता चलता है कि उसी चर्च के अंदर वो सब मौजूद हैं, और चोई को कन्फर्म हो जाता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन पक्की है। वो सभी एक टीम तैयार करते हैं वहाँ पे जाने के लिए, और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई सारे लोगों की लाशें मिलती हैं। उन्हें वहाँ पर एक भी पैरासाइट नहीं मिलता। किम को वहाँ पर वो की चेन भी मिलता है जो कि उसने सुइन को दिया था, और वो उस की चेन को जेब में रख लेता है क्योंकि वो सुइन को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। चोई उसे जेब में चुराता हुआ कुछ देखती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ मिला है, तो वो उससे कहता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला।
वो सभी उन लाशों को फॉरेंसिक्स में दे देते हैं और उसके बाद वो वापस अपने हेडक्वार्टर्स चले जाते हैं। उनको वहाँ पर कोई भी पैरासाइट नहीं मिला था, जिससे वो समझ गए थे कि ज़रूर किसी न किसी ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से भाग निकले। अगले दिन डिटेक्टिव कांग एक दूसरे चर्च में जाता है, जहाँ पे वो कई सारे पैरासाइट्स को देखता है जो कि इंसान का मांस खा रहे थे। वो पैस्टर से कहता है कि उसने सही टाइम पे उन लोगों को बता दिया जिससे कि वो वहाँ से भाग सके। और उनके पैस्टर उससे कहता है कि उसे उस हंटिंग डॉग को मारना होगा। वो उसे अपने टेंटिकल्स से बना हुआ चाकू भी देता है और उसे कहता है कि वो उसे इससे स्टैब कर दे जिससे उसकी मौत हो जाएगी। दोस्तों, इससे हम जान पाते हैं कि डिटेक्टिव कांग उन लोगों से मिला हुआ है और वो रिश्वत लेकर उनके लिए काम करता है। इधर किम सो-इन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और वो उसे एड्रेस दे देती है जहाँ पे वो उसे आधे घंटे में मिलने के लिए कहती है। जब वो वहाँ से निकलता है तो चोई उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो उस लड़की से कनेक्टेड है और वो उसको बचाने के लिए ये सब कर रहा है। जब सो-इन और कांगू वहाँ पर पहुँचते हैं तो डिटेक्टिव सो-इन से पूछता है कि क्या वो एक पैरासाइट है या नहीं। तो वो उससे कहती है कि वो कोई पैरासाइट नहीं है। तभी वो उससे पूछता है कि आखिर ये की चेन वहाँ पर क्या कर रही थी। तो वो उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है। इसीलिए वो उनसे कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। वो जिस पैरासाइट को देख पा रही थी दरअसल वो चोई का हस्बैंड था, जिसे चोई वहाँ पर लेकर आई थी। तभी चोई वहाँ पर पहुँचती है और उन पर हमला कर देती है, लेकिन सो-इन और कांगू भागकर अंदर छुप जाते हैं। सो-इन पैरासाइट के रूप में आके उससे लड़ती है और तभी वहाँ पर उसकी टीम आ जाती है जो कि सो-इन को पकड़ने के लिए आए थे। कांगू सो-इन से कहता है कि वो उसे बाहर मिले और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। डिटेक्टिव कांग भी वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि वहाँ पे आसपास कोई मौजूद नहीं है, इसीलिए वो वैन के अंदर से चोई के पति को बाहर निकालता है और उस चाकू से उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। कांगू जब वहाँ से भाग रहा होता है तो उसे मारते हुए वो उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि कांग उन पैरासाइट्स का साथ दे रहा है। जब चोई को ये बात पता चलती है कि उसका पति अब मर चुका है तो वो उसका मास्क सो-इन को पहना देती है, क्योंकि अब वो उनके लिए नई हंटिंग डॉग थी। और इसी के साथ थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे ग्रे टीम से सारे ऑफिसर्स बात कर रहे थे। चोई उन्हें बताती है कि उन्होंने सो-इन को बंदी बना लिया है और उसके मुताबिक वो एक पैरासाइट है, लेकिन डिटेक्टिव किम उनसे कहता है कि वो लड़की बिल्कुल मासूम है। उसने उसका बाल चेक किया था और उसका बाल नहीं सूखा था, जिससे साबित होता है कि वो एक इंसान है। और उन लोगों ने जब उसका चेकअप किया तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग निकली। चोई उनसे कहती है कि उसने अपनी आंखों के सामने उसे देखा था ट्रांसफॉर्म होते हुए और वो ऐसा मान ही नहीं सकती कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ये सुन के बोर्ड मेंबर्स फैसला करते हैं कि सो-इन को हेडक्वार्टर्स भेजा जाए ताकि वहाँ पे उसके बारे में रिसर्च कर सकें। किम ये सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो वहाँ पे गई तो उसकी बॉडी पे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। इस वक्त सो-इन कोमा में होती है, जिसको कुछ भी नहीं पता होता कि बाहर क्या चल रहा है। तभी वो अपने आप को एक जगह पर पाती है जहाँ उसी की दूसरी रूप उसके पास आती है, जो कि उसे बताती है कि वो पैरासाइट है जो कि उसके दिमाग के अंदर मौजूद है। सो-इन उससे कहती है कि उसकी किस्मत बहुत ख़राब है, क्योंकि बचपन से ही वो बहुत ही दुख सहती आई है और अब और दुख उसे नहीं सहना है। वो पैरासाइट उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी दुखी ना हो। बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और उसके पिता उसे मारा पीटा करते थे, इसीलिए उसने रिपोर्ट लिखवा दी, जिसकी वजह से पुलिस उसके पिता को पकड़ कर ले गई थी। उस वक्त डिटेक्टिव किम ही थे जो कि उसका साथ दे रहे थे और बाकी सब लोग उसको ताने मारने में लगे हुए थे। इधर डिटेक्टिव किम कांगू को ट्रैक करता है ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके और वो उसके पास जाके उसे गिरफ्तार कर लेता है। वो कांगू से कहता है कि वो उसे सच सच बताए कि आखिर सो-इन के साथ क्या हो रहा है। कांगू उसे पहले बताता है कि उसके ऑफिस का एक इंस्पेक्टर है जिसने उस हंटिंग डॉग को जान से मार डाला था। ये सुन के किम जब उसे फ़ोटोज़ दिखाता है तो वो उसे बताता है कि यही वो इंस्पेक्टर था और ये सुन के वो समझ जाता है कि उसका जूनियर डिटेक्टिव कांग उन लोगों से मिला हुआ है। इधर कांग पैस्टर को कॉल कर देता है और उससे कहता है कि उन्होंने एक नई हंटिंग डॉग ढूंढ ली है और वो उसे शिफ्ट करने वाले हैं, तो वो तैयार रहें हमला करने के लिए। इधर पैरासाइट किम के दिमाग में उसे समझा रही होती है कि वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है, अब वो दोनों एक हैं तो उन्हें साथ में रह के सर्वाइव करना होगा। इधर कांगू किम को सारी बात बताता है और किम ये सुन के हैरान हो जाता है कि वो आधी पैरासाइट और आधी ह्यूमन बीइंग है। वो उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें उसकी जान बचानी होगी और वो दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे वो दोनों मिलकर उसकी जान बचाएंगे। किम उससे कहता है कि पहले वो गार्ड के रूप में उस बिल्डिंग में दाखिल होगा और वहाँ पे वो एक गार्ड को पीट के उसके कपड़े पहन लेगा। उसके बाद वो अंदर दाखिल हो जाएगा ताकि वो सो-इन को वहाँ से ले जा सके। वो ठीक ऐसा ही करता है और उसे कोई भी नहीं पहचान पाता और चोई वहाँ पर आकर उससे कहती है कि वो सो-इन के साथ अंदर रहे, इसीलिए वो उससे कंटेनर में जाके खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो सभी रोड पे निकल जाते हैं सो-इन को ट्रांसफ़र करने के लिए। जब वो ब्रिज पे पहुंचते हैं तो पैरासाइट्स उन पे हमला कर देते हैं और उन लोगों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है।
कांगू सुइन का मास्क हटा देता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, और सुइन के दिमाग के अंदर वो पैरासाइट उससे कहती है कि उन्हें अब बाहर जाना होगा। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और कांगू उसे लेकर वहाँ से भाग निकलता है। चोई ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसे नहीं रोक पाती, क्योंकि वो पैरासाइट से लड़ने में बिजी थी। तभी डिटेक्टिव कांग डिटेक्टिव किम को अपनी कार में बैठाकर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन जब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं तो वो रास्ता मोड़ लेता है। किम उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो कांग उसे बताता है कि पुलिस की नौकरी में उन्हें कितने ही पैसे मिलते हैं, वो चंद पैसों में खुश हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा तक नहीं पाते, इसीलिए वो पैरासाइट्स का साथ दे रहा है पैसे कमाने के लिए। किम उससे कहता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इधर सुइन जब देखती है कि उनकी गाड़ी उसका पीछा नहीं कर रही है तो सुइन वहाँ से भागती है ताकि वो अपने अंकल की जान बचा सके। इधर पेस्टर किम के सामने आ जाता है जो कि उसका गर्दन काट देता है, और उसके बाद वो अपना सर बदल के उसके सर पे आ जाता है, जिससे वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और उसका रूप ले लेता है। सुइन जब डिटेक्टिव को मरता हुआ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो उससे लड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कांगू आ जाता है और उसे अपने साथ भगा ले जाता है। कांग पेस्टर से कहता है कि अब वो आगे क्या करेंगे, तो पेस्टर उसे बताता है कि उसे इस बॉडी की आदत डालनी पड़ेगी, और वो अब डिटेक्टिव बन गया है तो उसके पास थोड़ी सी पावर आ गई है। इसी के साथ चौथा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। पांचवें एपिसोड की शुरुआत में हमें कांगू की छोटी बहन दिखाई जाती है, जो कि अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी और वो हमेशा बीमार ही रहती थी, और कांगू उनके लिए ही पैसे कमाने के लिए गया था। रात को जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका डॉग बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, और तभी वो पेस्टर और अपनी बहन को अपने सामने पाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि आखिर पेस्टर उनके घर में क्या कर रहा था, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन अब मर चुकी है और उसके दिमाग पे एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत वहाँ से भागकर एक टनल में जाके छुप जाती है। वो कांगू के एक दोस्त को कॉल करती है और उससे पूछती है कि कांगू कहाँ पर है, तो वो उससे कहता है कि कांगू यहाँ पे मौजूद नहीं है। तभी वो पैरासाइट उसे पकड़ लेते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। प्रेजेंट में कांगू अपने उस दोस्त को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि उसे उसके घर में रहना है, तो वो उसे इजाज़त दे देता है उसके घर में आने के लिए। तभी हम देख पाते हैं कि उसकी बहन पे जो पैरासाइट है वो उसके मैसेजेस पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। वो पेस्टर को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे उनका अड्डा पता चल गया है, तो पेस्टर उसे अकेले ही वहाँ पे भेजता है उन्हें जान से मारने के लिए। अब पेस्टर डिटेक्टिव के शरीर में आ गया था, लेकिन वो इंसानों की तरह हंसना नहीं जानता था, इसलिए कांग उससे कहता है कि वो नॉर्मल दिखने के लिए हंसना सीख ले। उसके बाद वो पेस्टर उन सारे पैरासाइट्स का नया अड्डा उन सबको बता देता है, जिसे सुन के चोई उनसे कहती है कि वो वहाँ पर जाएंगे उनका खात्मा करने के लिए। अब पेस्टर अपनी ही प्रजातियों को क्यों मारना चाहता था ये आपको आगे पता चलेगा। रात को सुइन चोई को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो उसकी दुश्मन बिल्कुल नहीं है। उसे बताना चाहती है कि उसके ऑफिस के ही 2 लोग पैरासाइट हैं, जिनके नाम डिटेक्टिव किम और डिटेक्टिव कांग हैं। ये सुन के चोई उससे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, तो वो उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। इधर कांगू जब अपने दोस्त से घर होता है तो उसका दोस्त वहाँ पर आकर उसे पैसे देता है और उसे बताता है कि उसकी बहन ने एक दिन उसे कॉल किया था और उसके बारे में पूछ रही थी। और कांगू ये सुन के हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी बहन ने मरने से पहले उसे कॉल किया होगा। तभी वो उसकी गाड़ी मांगता है और वो उसे अपनी गाड़ी दे देता है। इधर चोई सुइन से मिलती है और सुइन उसे बताती है कि वो बिल्कुल भी उन लोगों पे भरोसा ना करे, क्योंकि किम और कांग दोनों ही पैरासाइट्स हैं और वो उन्हें एक ट्रैप में फंसा रहे हैं। चोई उनसे कहती है कि उन लोगों ने अभी इन्फॉर्मेशन दी है उन पैरासाइट्स के बारे में, और अगर वो पैरासाइट है तो वो अपनी प्रजाति को क्यों मारना चाहेंगे। सुइन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझती, और तभी उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है उसे कैप्चर करने के लिए। लेकिन तभी सुइन वहाँ से भाग निकलती है और कांगू अपनी गाड़ी लेकर उसे भगाने लगता है। वो पैरासाइट हेडी कांगू से कहती है कि सुइन बहुत ही गलत फैसला लेती है, कि उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर वो सही टाइम पर नहीं आती तो वो फिर से पकड़ी जाती। हेडी कांगू को ये भी बताती है कि वो सुइन के शरीर में बहुत ज़्यादा देर तक टिक गई है, इसीलिए वो 3 घंटे बाद ही अब वापस आ पाएगी, तो वो सुइन को उन दुश्मनों से सेफ रखे। ये कह कि वो बेहोश हो जाती है और सुइन जब होश में आती है तो कांगू उसे बताता है कि हेडी 3 घंटे तक वापस नहीं आ सकती। इधर पैरासाइट उसके दोस्त के घर पहुंच जाती है, जहां वो उससे कॉल करवाती है और उससे कहती है कि वो अपने दोस्त को बुलाए। लेकिन जब वो वापस नहीं आता तो अपने असली रूप में आके उसके दोस्त को हॉस्टेज बना लेती है। ये सुन के वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और सुइन वहाँ पे पैरासाइट होने का नाटक करती है। उसे कहती है कि वो पेस्टर का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन कांगू की बहन उसकी बात नहीं मानती और वो उस पर अटैक कर देती है। तभी कांगू वहाँ पर आकर उस पर स्प्रे मारता है, जिससे वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उसका दोस्त पकड़ा जाता है और वो उसे मार डालती है। ये देखकर कांगू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सुइन उसे लेकर वहाँ से भागती है। इधर चोई जब ऑफिस में होती है तो वो कांग के बाल बड़ी चालाकी से काटती है और देखती है कि उसका बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए हैं, यानी कि वो पैरासाइट नहीं है।
वो सभी अपनी टीम तैयार करते हैं वहाँ पे जाने के लिए ताकि वो सारे पैरासाइट्स को जान से मार सकें। तभी सुइन उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि वो एक ट्रैप है तो वो लोग वहाँ पर ना जाएं। और कांगू उससे कहता है कि उनका डिटेक्टिव कांग ने ही उसके पति को मारा था और उसने अपनी आंखों से ही उसे देखा था एक अजीब से चाकू से उसे मारते हुए। ये सुन के चोई हैरान हो जाती है, लेकिन वो उनकी बातों का विश्वास ही नहीं करती और वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचती है और एक एक करके सारे पैरासाइट्स को जान से मारने लगती है। कांगू की बहन एक बस में बैठी होती है और जब वो बस वहाँ से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि पेस्टर खुद अपने ही प्रजातियों को मार रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसने उन्हें बिट्रे किया है, यानी कि वो कुछ और प्लान कर रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। सुइन और कांगू ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो पेस्टर अपनी ही प्रजातियों को क्यों मारने पे तुला है। तभी उन्हें वहाँ पर मेयर की फ़ोटो नज़र आती है, जिससे कांगू समझ जाता है कि दरअसल वो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। वो उनके मेयर को मार के उसके शरीर में आना चाहता है ताकि वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिससे कि वो यहाँ के लोगों को अपने अकॉर्डिंग चला सके, यानी कि उसे पावर चाहिए और उसे अपने लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये सुन के सुइन हैरान हो जाती है और इसी के साथ 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें कांग दिखाया जाता है जो कि अपने अमीर दोस्त के साथ गोल्फ खेल रहा था। उसकी वाइफ वहाँ पे उसकी बेइज्जती कर देती है और उससे कहती है कि वो अपने बच्चों को कनाडा नहीं भेज रहा है, जिससे उसे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि पुलिस की नौकरी में उतने पैसे नहीं थे और वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता था। एक दिन वो पेस्टर के जब घर गया हुआ था तो उसे वहाँ पर पेस्टर की बीवी की लाश मिली थी और ये देखकर वो हैरान हो गया था और उस पैरासाइट ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन उसने उससे कहा कि उसे सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए और उसे इंसान और पैरासाइट से कोई मतलब नहीं है। जब वो पावर में आएगा तो वो उसे अपने साथ ही रखेगा और अगर वो राज़ी हो जाता है तो वो उसे ढेर सारे पैसे भी देगा। ये सुन के कांग राज़ी हो गया था उसके साथ काम करने के लिए ताकि वो भी अमीर इंसान बन सके। प्रेजेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहाँ पर डिटेक्टिव के मीडिया के सामने आता है और उन्हें बताता है कि उन लोगों ने सारे पैरासाइट्स को जान से मार दिया है और अब सिर्फ 2 पैरासाइट ही उनके एरिया में ज़िंदा बचे हैं। वो दोनों पैरासाइट्स को स्क्रीन पे दिखाता है, जिसमें से एक सुइन थी और दूसरी कांगू की बहन थी। उनसे कहता है कि वो इन दोनों को भी जल्दी पकड़ लेंगे और जान से मार डालेंगे। कांगू की बहन की पैरासाइट जब ये देखती है तो वो उन्हें कॉल करती है और सुइन से कहती है कि उसे उससे मिलना है। कांगू उससे कहता है कि वो अगर उससे मिलेगी तो वो उसे जान से मार देगा क्योंकि उसने उसकी बहन और उसके दोस्त को जान से मार दिया है। वो उन्हें पार्क में मिलने के लिए बुलाती है और वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर जोई को किम की हरकतें कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही थी और वो उसके पास जाके उससे पूछती है कि उस दिन जब वो लोग चर्च में गए थे तो उसने जेब में क्या छुपाया था। किम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता और वो समझ जाता है कि चोई को उस पर शक हो गया है। इधर सुइन उस दूसरी पैरासाइट से मिलती है जो कि उससे कहती है कि उन्हें एक टीम में रह के काम करना पड़ेगा। वो पेस्टर को जान से मारना चाहती है क्योंकि उसने उन सबको धोखा दिया है। तभी कांगू वहाँ पर आकर उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि ये इंसान एक चाकू से उसे कभी नहीं मार सकता। उसके बाद वो तीनों टीम बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो मेयर पे हमला करने वाला है ताकि वो मेयर के रूप में आ सके और उसके पास पावर हो जाए ताकि वो उनके एरिया में कब्जा कर सके। तभी उन्हें पता चलता है कि पास ही में एक फेस्टिवल होने वाला है जिसके अंदर मेयर आने वाले हैं और उनका प्लान है कि वो वहीं पर जाके उस पर हमला करेंगे। ये सुन के वो सब भी तैयार हो जाते हैं मेयर को बचाने के लिए। इधर चोई को आदेश दिया जाता है कि वो दूसरे शहर में जाए पैरासाइट्स को मारने के लिए और चोई अचानक से आदेश सुन के हैरान हो जाती है। वो वहाँ पे निकल जाती है और किम की जो पुलिस स्टेशन की टीम होती है वो मेयर के सिक्योरिटी के लिए फेस्टिवल में जाती है। तभी चोई को सुइन की पैरासाइट कॉल करती है और उसे बताती है कि वो लोग मेयर पे हमला करने वाले हैं तो जल्दी वहाँ पे पहुँचे ताकि वो उनकी जान बचा सके। चोई को लगता है कि शायद वो सच बोल रही है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी मुड़वा लेती है और वो अपनी टीम के साथ उस फेस्टिवल में पहुँच जाती है। जब मेयर वहाँ पर आता है तो वो सभी उस पर हमला कर देते हैं और कांगू जब ये देखता है तो वो मेयर की प्रोटेक्शन के लिए उसके पास जाता है। चोई वहाँ पे पहुँचती है और सुइन पे गन तान देती है तो सुइन उससे लड़ने लगती है और उससे कहती है कि वो किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुँचाना चाहती, इसीलिए भलाई इसी में है कि वो उसका साथ दे। वो वहाँ से चली जाती है मेयर को बचाने के लिए और जब मेयर को उसका सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग लॉट में ले जा रहा होता है तो कांग अपना कोट खोलता है जिसने पेस्टर को वहाँ पे छुपा रखा था। वो पैरासाइट उड़ के उसके गार्ड पे हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है और जब वो मेयर की तरफ जाता है तो कांगू की बहन वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देती है। उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और वो कांगू से कहती है कि वो मेयर को लेकर तुरंत पार्किंग लॉट में जाए और हो सके तो वो उसे माफ़ कर दे क्योंकि उसने उसकी बहनों को मारा है। तभी वो पैरासाइट उसकी बहन की पैरासाइट को जान से मार डालता है और अपनी बहन को मरता हुआ देख कांगू बहुत रोता है और वो मेयर को लेकर तुरंत पार्किंग लॉट में जाने लगता है। डिटेक्टिव कांग जब उठता है तो वो उस पैरासाइट से पूछता है कि अब उसके आसपास कोई नहीं है तो वो किसके शरीर को होस्ट बनाएगा। तभी वो पैरासाइट उसकी गर्दन काट देता है और उसके शरीर को होस्ट बना लेता है।
और उसके बाद वो मेयर का पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए। वो मेयर को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सुइन आ जाती है, जो कि उससे लड़ने लगती है और कांगू मेयर को वहाँ से भगा देता है, जिससे कि मेयर की जान बच जाती है। जब सुइन और वो लड़ते हैं तो पैस्टर उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी टीम में आ सकती है और वो दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन सुइन उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और तभी वहाँ पर चोई भी आ जाती है, जो कि सुइन पे गन तान देती है। वो पैरासाइट अपना आधा हिस्सा बाहर फेंकता है और दूसरे हिस्से से वो अपने होस्ट से बुलवाता है कि वो सुइन को जल्दी से गोली मार दे। सुइन चोई से कहती है कि वो उसे नहीं बल्कि उसे शूट करे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। तभी चोई की नज़र आईने पे पड़ती है और वो देखती है कि कांग का जो पीछे का सर है वो पूरा खोखला हो रखा है, जिससे वो समझ जाती है कि वो एक पैरासाइट है। इसलिए वो उसे शूट कर देती है और सुइन उसके आधे पैरासाइट को जान से मार डालती है, जिससे कि पैस्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद सुइन बेहोश हो जाती है और कांगू वहाँ पर आकर उसे संभालता है। चोई अपनी टीम से कहती है कि ये दोनों पैरासाइट्स नहीं हैं, तो वो इन दोनों को यहाँ से जाने दें। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ सुइन फिर से एक स्टोर में काम करने लगी थी और रात को उससे मिलने के लिए कांगवू आता है, जो कि उसे बताता है कि उसने द ग्रे टीम ज्वाइन कर ली है, क्योंकि चोई चाहती थी कि वो उसके साथ काम करे। और उसने उससे ये भी कहा है कि अगर वो चाहे तो वो भी उनके टीम में ज्वाइन हो सकती है। ये सुन के सुइन उसे कोई भी जवाब नहीं देती और कांगू उसे एक लेटर देता है जो कि हेडी ने उसके लिए लिखा था। और उस लेटर में उसने ये लिखा था कि उन दोनों को अब साथ में सरवाइव करना है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। इधर चोई के ऑफिस में एक रिपोर्टर आता है, जो कि उसे पैरासाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने आया था। और चोई जब उसका नाम पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसका नाम शिनिची इजुमी है। और इसी के साथ ये लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सीज़न 1 की कहानी, जिसमें बताया गया है कि पैरासाइट इंसान का मांस खाते हैं और इंसान की ही बॉडी को होस्ट बनाकर उनके दिमाग को कब्जा कर लेते हैं। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये पूरी सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी देखने के लिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।